अब मैं जो आपको चैप्टर करवा रही हूँ भूगोल के, इसमें से जो आपके लेसन के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अब आपको जो है पीछे वाले अभ्यास प्रश्न भी करने आवश्यक है। इससे पहले जब अपन ने इतिहास का पोर्शन पढ़ा था, इसमें आपको मैंने चैप्टर में इतने अच्छे नोट्स लिखा दिए कि आपको पीछे वाले क्वेश्चन ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि आप उनमें से ही करेंगे। और जो इतिहास का पोर्शन है इसमें से अपन के जो लेसन के बीच में से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको उसके पूरे नोट्स लिखा है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाते हुए चलूंगी, क्योंकि इनके प्रश्न उत्तर आप कॉपी में करेंगे। तो बात करते हैं अपन आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय कृषि का। और बच्चों इसमें से तो इतने छोटे प्रश्न उठा लेते हैं कि हाफ ईयरली में लास्ट ये पूछ लिया था कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है, यानी 54.6% मात्र। ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से उठा लिया था, इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना। इसमें से आपके छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बड़े बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि प्रधान देश है और कुल जनसंख्या का 54.6% प्रत्येक रूप से कृषि पर निर्भर है, यानी कितना प्रतिशत भाग 54.6%। प्रत्येक कृषि का मतलब होता है बच्चों सीधे तौर पर खेती के कार्य में लगे हुए लोग, यानी खेतों में खड़े होकर कृषि करते हुए अपन को नजर आते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं, उनको अपन प्रत्यक्ष जो है कृषि से जुड़े लोग कहेंगे। और ये जो कृषि कार्य होता है उसका देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अंदर जो है इसका 17.4% कृषि से प्राप्त होता है, यानी जीडीपी का कितना परसेंट 17.4% अपन को इससे प्राप्त होता है। बच्चों जो ये कृषि कार्य होता है इससे हर व्यक्ति की भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। इसके अलावा अपन कृषि के अंदर इतनी तरह के उत्पादन करते हैं जो अपन के उद्योग धंधों में भी कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा जो है भोजन के और पशुओं के चारे के रूप में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। और जो अपन के यहाँ पर सिंधु सभ्यता के समय कालीबंगा सभ्यता आपने पढ़ा होगा हनुमानगढ़ के अंदर, तो वहां पे भी अपन को कृषि से साथ से मिलते हैं, यानी हजारों साल पहले से अपन कृषि करते आए हैं। और व्यक्ति कृषि करना सीख गया था, खेती करना सीख गया था, जिसमें गेहूं है, धान है, इनकी कृषि वो विशेष रूप से करता था। और कपास की खेती तक ये करता था, क्योंकि जो सूती कपड़े के अवशेष अपन को मिले उससे अपन को ये पता चलता है कि अपन कपास की खेती तक करना सीख गए थे। तो यानी केवल अनाज खाने की जो खाद्यान्न फसलें होती है इन्हीं की नहीं, औद्योगिक फसलें कहते हैं उनकी भी कृषि होने लगी थी, यानी कपास वगैरह इनका उत्पादन भी वो व्यक्ति सीख गया था। तो इस तरीके से कृषि कोई आज से नहीं बरसों बरस से अपन करते आए हैं। पर पहले के समय जो अपन कृषि करते थे उसमें परंपरागत तरीकों को काम में लिया जाता था, और जो चीजें व्यक्ति को घर में ही मिल जाती थी, जैसे बैल होते थे, हल होता था, और जो पुराने फसल के साथ में जो अनाज आता था उसी को बीज के रूप में रख लेते थे और उसी को वापस उगा दिया जाता था। परंतु जैसे जैसे समय में बदलाव आया, कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। और जो अपनी आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो पंचवर्षीय योजना में भी सबसे पहले सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया वो कृषि पे ही किया गया, और आज भी कृषि के लिए नई नई योजनाएं बनती है। इसके अलावा जो है अपने रेडियो पे, टीवी पे ऐसे ऐसे चैनल बना रखे हैं जो 24 घंटे किसान के लिए फ्री के अंदर खुले रहते हैं, और वो कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी कभी भी ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने देश में कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं, ठीक है। और आज के समय में जो है कृषि के अंदर नए नए तरीके काम में लेने लगे, आधुनिक तरीके काम में लेने लगे। केवल आज अपन वर्षा पर ही आश्रित नहीं है, अपन साल में 3 तरह की फसलें उगाते हैं, और सिंचाई के द्वारा भी अपन जो है उनको पानी देकर और फसल प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए कई सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लासों के अंदर अच्छे से समझाया था।
तो इस तरीके से अपन देखें तो आज के समय का कृषि का तरीका पौराणिक समय से बिल्कुल अलग है। आज उपचारित बीज काम में लिए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है, छोटी सी जगह के अंदर भी ज़्यादा खेती हो पाती है। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के अनाज उत्पन्न होते हैं, दालें उत्पन्न होती है, जो अपने तिलहन फसलें होती है वो तैयार होती है। तो इस तरीके से और उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके से समय के अनुसार इसमें बहुत सारा बदलाव आया है और अब कृषि के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से इनको जो है ध्यान दिया जा रहा है और अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसकी अलग से शिक्षा होने लगी है। यहाँ तक आपको मैं बताऊँ, बीकानेर के अंदर तो कृषि विश्वविद्यालय भी है जहाँ पर आप कृषि को लेकर विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं और आगे उसमें काम में जुड़ सकते हैं। तो अब वो वाली बात नहीं है कि वो एक अनपढ़ किसान जो है खेती कर रहा है। आज के समय में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है, अच्छी अच्छी डिग्रियां धारी लोग जो है कृषि कार्य कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर अपन कृषि को भारत में कृषि जिसके विविध रूप है, कई तरह से अपने यहाँ कृषि का होता है उत्पादन और उनको अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर बांटना, यानी जो ऋतुओं के आधार पर इसके कौन कौन से रूप होते हैं या किस किस भाग में बांटा है, तो उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ आपके सीधा प्रश्न आता है कि कृषि को ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, इस तरीके का प्रश्न बनता है। तो ऋतुओं के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3। और जो आपने शायद सुना भी होगा पहले, खरीफ, रबी और जायद, 3 तरह की फसलें होती है बच्चों, जो साल में 3 बार अलग अलग समय में बोई जाती है और काटी जाती है। तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ की फसल की। देखो बच्चों, कोई भी फसल को उगाकर काटने के लिए कम से कम 4-5 महीने तो पक्के चाहिए ही चाहिए, और मार्केट में आता है तो उसको 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी कटाई होगी, भूसी अलग होगी, उसको निकाला जाएगा, कटिंग करेंगे, बोरियों में भरेंगे, माल मार्केट तक पहुंचेगा, तो पक्के 6 महीने मान के चलो। तो किसान पूरे साल में खेत को खाली छोड़कर वेस्ट नहीं करता है। बड़ी फसल को पकने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं, तो बाकी समय बीच के जो 1-2 महीने होते हैं उस समय किसान खाली थोड़ी छोड़ेगा खेत को। तो आसपास जो छोटा छोटा क्षेत्र होता है उनके, और या बारिश के मौसम होता है, वो अलग तरह की फसल उगा देता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 उनके बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले खरीफ की बात करें तो इसको जून जुलाई के महीने में उगाया जाता है, यानी बोया जाता है, और अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसको काट दिया जाता है। यानी कोई जून के महीने में इसको बो देगा तो उसके बाद में इसको अक्टूबर नवंबर तक या अक्टूबर तक इसको काट लेगा, क्योंकि जल्दी बोएगा जल्दी पकता। और ये जो फसलें होती है बच्चों, ये ज्यादातर मानसून के ऊपर निर्भर करती है। बारिश का मौसम आपको पता है, जून जुलाई के अंदर अपने राजस्थान के अंदर जो वर्षा का सीजन चालू हो जाता है, अगस्त से अच्छी खासी वर्षा होने लग जाती है। तो मानसून के द्वारा भी इसको जल मिलता है, इसके अलावा सिंचाई से भी इसकी कृषि की जाती है। तो जो खरीफ की फसल होती है जून जुलाई में बोता है, अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। और अगर मैं इसकी प्रमुख फसलें बताऊं तो चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, चना है, गन्ना है। ये सभी फसलें जो है अपने खरीफ में यानी गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, देखो बच्चों, याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर अपन किसी फसल को सर्दी में खा रहे हैं तो उसको गर्मी में उगाएंगे। जैसे बाजरा की रोटी आप सर्दी में खाते हो, गरम गरम सोगरा खाते हो ना, तो फसल उगाएंगे
बारिश से जब प्राकृतिक रूप से पानी मिल रहा है तो फिर आर्टिफिशियल रूप से क्यों पानी पिलाया जाए? तो ये सोचकर वो रोक देता है। दूसरी फसल की मैं बात करूं रबी की, जो ऋतुओं के आधार पर अपन ने बांटा है फसलों को, तो इसके अंदर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट दी जाती है। यानी जब ये फसल अपन ने काट कर खेत को खाली किया अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो उस समय उसको काटकर किसान गेहूं की खेती कर लेता है। तो अक्टूबर नवंबर में बो लेता है और मार्च अप्रैल के अंदर इसको काट लेता है, ठीक है। और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, यानी इसको प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। और इसकी प्रमुख फसलें मैं आपको बताऊं, गेहूं है, चना है, तिल है, अलसी है, सरसों है, जीरा है, धनिया है, अफीम है, इसबगोल है। ये सारी चीजें जो है रबी यानी सर्दी के मौसम के अंदर उगाई जाती है और गर्मी स्टार्ट होने से पहले इनको काट लिया जाता है। अब मैं बच्चों, और ये भी सिंचाई के द्वारा होती है क्योंकि उस समय माहौट की वर्षा तो होती है जो इन फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, परंतु उसके अलावा भी जो है सिंचाई करके इनको पानी उपलब्ध कराया जाता है। अब मैं आपको जो तीसरी फसल है जायद की फसल, उसके बारे में बताऊंगी। तो देखो बच्चों, मार्च अप्रैल के महीने में अपन इसको काट लेते हैं और मैंने यहाँ बताया आपको जून जुलाई में वापस होता है। तो मई जून, ये अप्रैल मई जून 3 महीने जो है, इन महीनों के अंदर जो है विशेष रूप से इनकी खेती होती है और फरवरी से लेकर अप्रैल में इनको बोया जाता है और जून जुलाई में इनको काट दिया जाता है, क्योंकि जून जुलाई में वापस अपन खरीफ की फसल उगाएंगे। तो वैसे तो फसल को तैयार होने में 5 महीने का समय कम से कम लगता है, तो ऐसी कौन सी फसल उगा दे जो कम समय में तैयार हो जाए? किसान अपने खेत को खाली थोड़े छोड़ेगा, तो ये 2-3 महीनों के अंदर उग जाती है और इनको जायद की फसल कहते हैं। और काचरा, मतीरा, काकड़ी, ये जो फसलें होती है, हरी सब्जियां, ये तरबूज वगैरह, ये सारी सब चीजें जो है जायद में उगती है और 2-3 महीनों के अंदर ये तैयार हो जाती है और मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है। तो किसान जो 2-3 महीने का समय होता है उसमें भी जमीन को काम में ले लेता है। और देखो बच्चों, अगर किसान फसलों को अदल बदल के उगाएगा तो उसकी जमीन बहुत उपजाऊ भी रहेगी, क्योंकि एक ही तरीके की खेती करने से जो है उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनको अदल बदल कर खेती करनी होती है। अब आगे मैं आपको जो है भारत में कृषि विधियों के आधार पर अलग अलग जो भागों में बांटा गया वो बताऊंगी। पहले मैंने आपको ऋतुओं के आधार पर फसलों को बांटना बताया। अब मैं आपको जो विधियों के आधार पर, कृषि विधियों के आधार पर फसलें बताऊंगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपके सीधा प्रश्न आता है परीक्षा में कि कृषि विधियों के आधार पर फसलों के बारे में बताइए या उनके बारे में विचार कीजिए या वर्णन कीजिए। तो जो अपन की कृषि विधियां, जो खेती करने की अलग अलग विधियां होती है, तरीके होते हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊं तो ये हमने 4 प्रकार के हैं: खाद्यान्न फसल, व्यावसायिक फसल, बागवानी फसल, उद्यान फसल। खाद्यान्न फसल जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, खाने के लिए काम में ली जाती है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने में या भोजन के रूप में किया जाता है उनको अपन खाद्यान्न फसल कहते हैं, यानी खाने योग्य। इनमें अपन विशेष रूप से जो है चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, दालें हैं, इन सब का उपयोग करते हैं। जिनको अपन खाते हैं उनको अपन खाद्यान्न फसल कहेंगे। खाद्यान्न खाना, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद में सेकंड टाइप की जो फसल है अपन के व्यवसायिक फसल, जैसे कि नाम से पता चलता है व्यवसाय के लिए, व्यवसाय यानी उद्योग धंधे, इनको अपन औद्योगिक फसल भी कह सकते हैं। कौन सी फसल कह सकते हैं अपन? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
व्यवसाय के अंदर, उद्योग धंधों के अंदर जो है काम में लिया जाता है और इनको कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाएगा और इनको एक और नाम से जाना जाता है मुद्रादायिनी फसल, क्योंकि ये सीधे खेतों से कटकर फैक्ट्रियों तक जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं शक्कर की फैक्ट्री खोल रही हूँ, तो मेरे को कच्चा माल क्या चाहिएगा, यानी शक्कर बनाने के लिए कच्चा माल मुझे क्या चाहिएगा, बिल्कुल सही, गन्ना चाहिएगा। और गन्ना कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा। मैं कहती हूँ कि मुझे सूती कपड़े की मिल खोलनी है, तो मेरे को कच्चा माल क्या चाहिएगा बच्चों, कच्चा माल मुझे चाहिएगा कपास। कपास कहाँ से आएगा, खेतों से, जिसको अपन रुई कहते हैं। तो इस तरीके से मैं बोरियां बनाने का फैक्ट्री लगा रही हूँ, तो मुझे कच्चा माल क्या चाहिएगा, जूट। तो जूट कहाँ से आएगा, खेतों से। तो इस तरीके से जो फसलें उद्योग धंधों के अंदर कच्चे माल के रूप में काम में आती है, उनको अपन व्यवसायिक फसल, औद्योगिक फसल या फिर मुद्रादायिनी फसल भी कहते हैं। तीसरे टाइप की जो आपकी फसल है बागानी फसल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बाग। आपने कभी कभी सुना भी होगा बच्चों कि चाय के बाग, आम के बाग, पपीते के बाग, अनार के बाग, अमरूद के बाग, बिल्कुल सही। इन चीजों के जो है एक बड़े क्षेत्र के अंदर एक ही तरह की जब फसल उगाई जाती है उसको बागानी फसल या बागानी या बाग कहते हैं अपन, बागों की फसल कहते हैं। और ऐसी फसलें जिनके विशाल बड़े बड़े खेत होते हैं यानी बाग होते हैं, उनको अपन बाग ही कहते हैं ज्यादातर, और वहाँ पर इनका उत्पादन होता है और इनका उपयोग पीने के लिए यानी पेय पदार्थ के रूप में या फिर उद्योग धंधों के अंदर काम में लिया जाता है, तो उन्हीं को अपन जो है बागानी फसल कहते हैं। और इनकी खपत बहुत ज्यादा होती है बच्चों, रूटीन में इनकी खर्च होती है। जैसे मैं इन फसलों के बारे में बताऊं, चाय, कॉफी, आपको पता हर व्यक्ति सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीता है, दोपहर में पीता है, शाम को पीता है, कोई मेहमान आ गया तो पीता है। तो चाय कॉफी इसकी कितनी ज्यादा खपत है, इसलिए इनको बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। रबर, हर आज के समय में हर एक चीज आधुनिक सामान के अंदर हर एक में रबर काम में लिया जा रहा है। तो रबर के सिंकोना, मेडिसिन बनाने के लिए इसका उपयोग होता है सिंकोने का। गरम मसाले हर खाने की सब्जी के अंदर जो है डाला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों, इसके अलावा फल फ्रूट बहुत ज्यादा इनका खर्च होता है, उद्योगों के रूप में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एप्पल के बाद, सेब के बाद, तो जैम बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए, स्क्रच बनाने के लिए, हर एक में इसका काम आ रहा है। तो इस तरीके से बागानी फसलें होती हैं। तीसरे टाइप के जो कह सकते हैं अपन उद्यान फसलें। उद्यान फसलों के अंदर भी जो है उद्यान के दो, बाग के दो, एक तरीके से तो ये मिलते जुलते हैं, पर इसमें विशेष रूप से बड़े क्षेत्र में सब्जियां और छोटे वाले फल, केले हैं, संतरे हैं, चीकू है, इस तरीके से मिक्स उगा देते हैं। और सब्जियां हैं तो सब तरह की सब्जियां इसमें मिक्स उगा दी जाती है, इसलिए इनको उद्यान कृषि कहते हैं। तो इस तरीके से चार तरीके से अपन ने इनको अलग अलग भागों में बांटा है, जो अपन के अलग अलग उद्योगों में, व्यवसायों में काम आती है। अब बच्चों अपन भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी खाने के लिए जो काम में ली जाती है उस फसल की बात कर लेते हैं, और वो है गेहूं। बच्चों, उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी फसल का उपयोग किया जाता है खाद्यान्न के रूप में तो वो होती है गेहूं। ठीक है, और उत्तर भारत के अंदर इसकी खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। बच्चों, गेहूं एक रबी की फसल है। जैसे मैंने अभी ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया, तो उस अनुसार गेहूं जो है रबी की फसल यानी सर्दियों में बोई जाएगी। इसको कौन से महीने में बोएंगे अपन? रबी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाएगा। तो इस तरीके से, और ये रबी की फसल है, और ये समशीतोष्ण जो वहाँ का जो वातावरण रहता है, समशीतोष्ण वातावरण के अंदर यहाँ पर ये उन भागों के अंदर भारत के अंदर ज्यादा होती है। और इस तरीके का मौसम जो है अपन के उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, बीच के भाग है, यहाँ होता है।
इसके अलावा इससे मिलता जुलता भाग जो साइड में अपन के पश्चिमी राजस्थान के अंदर का जहाँ वर्षा अच्छी होती है वो क्षेत्र है, जहाँ उपजाऊ मैदान है, बिहार, उन जगहों पर भी इनका उत्पादन होता है। और इसके लिए बच्चों हल्की बहुत मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो है काम में ली जाती है, जिससे बहुत अच्छे गेहूं की उत्पादन होती है। और अगर बच्चों में आपको इसमें वर्षा तापमान की बात करूं तो ये फसल उगाने के लिए 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तापमान चाहिए, और ऐसा तापमान आपको पता है सर्दियों के मौसम में ही रहता है अपन के, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसको उगाया जाता है 10 डिग्री से 25 डिग्री, यानी उगाते समय 10-20 डिग्री के आसपास, और जब इसको पकने के लिए धूप चाहिए तो 25 डिग्री के आसपास तापमान चाहिए। तो जो उनके मार्च अप्रैल के अंदर आ ही जाता है गर्मी का मौसम, उस वक्त अनाज पक के तैयार हो जाता है और मार्केट में कट के आ जाता है। अगर मैं इसके लिए वर्षा की बात करूं तो 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी जिन क्षेत्रों में इतने सेंटीमीटर तक बारिश होगी वहां पे ये फसल आसानी से उगाई जा सकती है। और भारत का 70% गेहूं का उत्पादन जो है पंजाब, हरियाणा और यूपी, राजस्थान इन जगहों पर होता है। तो इनका अगर मैं प्रतिशत बताऊं तो पंजाब 21% अपने उगा रहा है, हरियाणा अपने 17%, उत्तर प्रदेश जो है 32% और राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में भी ये होती है। अगर मैं गेहूं की राजस्थान में विशेष रूप से बात करूं कि कहाँ होता है तो राजस्थान के अंदर गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अलवर में, भरतपुर में, इन जगहों पर इनका उत्पादन होता है और बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में यहाँ पर होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पानी भी है और वर्षा भी अच्छी आती है, मैदानी भाग भी है, इसलिए इन क्षेत्रों में अच्छी बात जो है फसल होती है। और अगर मैं बच्चों विश्व में इसका स्थान को बताऊं आपको उत्पादन में, तो उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर 1 पर चीन है, सेकंड नंबर पर अमेरिका है और उसके बाद तीसरा स्थान जो है अपने भारत का है। देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको भारत की प्रमुख फसलें पढ़ी है, इसमें मैं आपको और भी कई सारी फसलें पढ़ाने वाली हूँ। परीक्षा में आपके सीधा पूछ लेंगे कि भारत की जैसे गेहूं है, कपास है, चाय है, इन फसलों के बारे में वर्णन कीजिए, ऐसा आपके 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो उसमें आपको पैराग्राफ किताब में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, पर अपन को विशेष रूप से ये 5 बातें याद रखनी है। कौन सी है, रबी है या खरीफ, कैसे है ना, कौन से भाग में ये पाई जाती है, मिट्टी इसके लिए कैसे चाहिए, तापमान कैसा चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, कितना प्रतिशत उत्पादन हो रहा है और विश्व में इसका कौन सा स्थान है और किन किन जगह हो रहा है। बस ये 5 चीजें आपको याद रखनी है और वो फसल आपकी तैयार हो जाएगी। जब मैं आपको ये फसलें पढ़ा दूं तो बच्चों एक टेबल बनाना जिसमें ऊपर ये हेडिंग लगा देना, कैसा मौसम, किस तरीके की ऋतु के आधार पर बंटवारा, इसके अलावा कहाँ होती है विश्व में स्थान। तो इस तरीके से एक टेबल बनाना जिससे सारी फसलें आपको एक बार में याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते जो है, अपन ने भारतीय कृषि पढ़ी है और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना, कॉपी के अंदर उतार लेना और वापस एक बार वीडियो सुन लेना, क्योंकि इस पार्ट में से 4 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न और 1 नंबर के प्रश्न आपके जरूर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। थैंक यू।